दूसरे या अलग रास्ते पर चल रहे हैं। और वो शब्द है उपवर्गीकरण। क्या शब्द है? उपवर्गीकरण। ये एक ब्राह्मणी भाषा का शब्द है जो हमें कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। जैसा वो समझाना चाहता है वैसा ही हमें समझना पड़ता है। जैसे हमारी मजबूरी होती है ना, हमारे लोग घरों में शादियां करते हैं और पंडित को बुलाते हैं, तो पंडित क्या मंत्र बोलता है हमने आज तक नहीं पूछा पंडित जी से इसका अर्थ क्या होता है, जरा हिंदी में बता दो, और ना ही कभी उसने बताया। तो ये वर्गीकरण शब्द है। वर्गीकरण से बना उपवर्गीकरण। वर्गीकरण किसने किया था और क्यों किया था? वर्गीकरण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और उपवर्गीकरण ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हम सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारे पुरखे ने संविधान में सुप्रीम कोर्ट की संरचना की प्रावधान किया, इसलिए हम संविधान की बहुत ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा कदर करते हैं। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के उन जजेस का मामला था, फैसला है, जो लोग हमारे एकता को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर 97.5%, 97.5% से ज्यादा जजेस सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के हैं, ब्राह्मण। बाकी जो 2.5% है उसमें वो भी अपर कास्ट के लोग हैं, ओबीसी का निल है, एसटी का निल है और एससी का कोई 1-2। इसलिए मैं इस शब्द को आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको समझना चाहिए कि ये फैसला हमारे पक्ष में जा रहा है या फिर हमारे खिलाफ। ये साधारण शब्द कहा जाए, साधारण भाषा का शब्द कहा जाए तो सीधा सा शब्द है बंटवारा। इसे विभाजन भी कह सकते हैं, लेकिन विभाजन भी एक टफ शब्द है। हिंदी का सबसे आसान शब्द है बंटवारा। बंटवारे को भी और आसान करें तो वो शब्द है तोड़ना। आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन जजेस ने ये फैसला दिया कि समाज को तोड़ा जाए। तो समाज को तोड़ा जाए इसका मतलब है समाज जुड़ा हुआ था या जोड़ा गया था, उसे वापस तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले मैं आपको जोड़ने की प्रक्रिया बताता हूं 5 मिनट में, और 5 मिनट में तोड़ने की ज्यादा समय नहीं लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। कई लोगों को लग रहा है ताराराम को माइक दे दिया तो गड़बड़। मैं आपको देना चाहता हूं ये कि जिस देश के अंदर वर्गीकरण कोई आज या आज के सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले से नहीं हुआ, इस देश में वर्गीकरण तब स्टार्ट हुआ जब वर्ण व्यवस्था बने। वर्ण व्यवस्था भारत का पहला वर्गीकरण, उपवर्गीकरण कह सकते हैं, या तोड़ने और बांटने का काम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 बना करके पहला बंटवारा किया गया, पहला उपविभाजन किया गया, जो शब्द आज इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा विभाजन शूद्रों के अंदर शूद्र और अति शूद्र करके, अछूत और आदिवासी बना करके 3 विभाजन करके वो उपवर्गीकरण किया। और उस उपवर्गीकरण से भी काम नहीं चला तो उन्होंने पूरे देश के अंदर 6,743 जातियों में हमारा उपवर्गीकरण किया। और उस उपवर्गीकरण की वजह से पूरे देश के अंदर हमारे लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्ति छीन हो गई। वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से अलग समझने लगे। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों और विद्वानों ने इसमें प्रयास किए। जाति के खिलाफ रविदास जी भी बोले, जाति के खिलाफ साहेब कबीर भी बोले, जाति के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए। जाम्बोजी, जसनाथ, धन्ना जाट, टीपा दर्जी, सैन जी महाराज ने भी जाति व्यवस्था यानी इस बंटवारे के विरोध में आंदोलन किए। लेकिन हो सकता है उनका संदेश उस समय लोगों के समझ में नहीं आया होगा जैसा आज हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको बताता हूं कि इस विभाजन को पहली बार अगर संगठित करने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से किया, जिसके अंदर आर्टिकल 340, 341 और 342, जिसको हम लोग आज की तारीख में कहते हैं कि 42 का सही मायने में उपयोग 92 में हुआ, यानी कि पूरे 42 साल बाद में हुआ।
ये जो 3 वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, पहला वर्ग जिसको बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाया, वो 92 में बना, और मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3743 जातियों को एक पहचान दी गई, पूरे भारत में एकमात्र सर्टिफिकेट, और वो दिया अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग भारत के किसी भी कोने में 3643 जातियों के, 743 जातियों के लोग हैं, उन लोगों को एक पहचान दी गई, एक पहचान, सर्टिफाइड पहचान। 1848 जातियों को एक जगह पर वर्गीकृत करके, एक जगह पर समूह बना करके उन्होंने एक नाम दिया, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। चाहे भारत के किसी भी कोने में रहने वाली 1848 जातियां अब 18 जाति से भी नहीं पहचानी जाएगी, एक से पहचानी जाएगी, शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से। और 1152 जातियों को उन्होंने एक वर्ग में इकट्ठा करके और उनको नाम दिया शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित कबीलाई वर्ग। अनुसूचित कबीलाई वर्ग ये संगठित करने का काम था, और इस संगठन की वजह से और फिर इनके प्रावधान करके कि इनको रिजर्वेशन की जाजम पे लाया जाए। अगर तीनों वर्गों को जो वंचित हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो रिजर्वेशन इन रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इन तीनों वर्गों को एक मंच पर लाने का, और उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अंदर भी आयोग द्वारा जांच करके जो पिछड़े जातियां हैं उनको शामिल करके उन्हें भी प्राप्त किया जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन जिन लोगों ने भारत के अंदर आए हुए साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन क्यों आया था? कोई पढ़ाया नहीं था साइमन कमीशन, बाबा साहब अम्बेडकर की रिकमेंडेशन पे आया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था कि या कुत्ते बिल्ली तालाब में पानी पी सकते हैं लेकिन एक आदमी नहीं पी सकता, क्या कुत्ते बिल्लों के साथ में खेल सकते हैं लेकिन एक आदमी के टच होने से वो अपवित्र हो जाता है। यहाँ के लोगों को पानी भरने का अधिकार नहीं, यहाँ के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, एक जाजम पर बैठने का अधिकार नहीं, या मानव के साथ भेद है। इस रिकमेंडेशन पे साइमन कमीशन भारत में आया था। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा एकमात्र व्यक्ति थे और वो थे सर छोटूराम चौधरी। सर छोटूराम चौधरी जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध समर्थन किया था और स्वागत किया था। उसके अलावा पूरा भारत इस साइमन कमीशन के विरोध में खड़ा था, सबको पता है। तो कौन विरोध में खड़ा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चौधरी शरण सिंह जी, सॉरी छोटूराम जी के वंशज हैं या फिर उनके अनुयायी हैं, तो हम कहते हैं कि हम अकेले भी डट करके इसके समर्थन में खड़े रहेंगे। हम भीड़ की वजह से, हम यहाँ पर किसी डर की वजह से सत्य को छोड़ करके असत्य के साथ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। तो साथियों, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर जब भारत में उसका विरोध हुआ, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पर कम्युनल अवार्ड मिला। इस कम्युनल अवार्ड की वजह से, जो बात रिपीट भी कर रहा हूं, उसकी वजह से आज हमें आरक्षण मिला। आरक्षण एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भीख नहीं है, कोई हमें दिया हुआ कोई खैरात नहीं है, हम पर किया हुआ कोई एहसान नहीं है। सदियों से हमें वंचित रखा, उन लोगों को एक अवसर दिया गया, एक मौका दिया गया कि तुम भी कर सकते हो, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने पुनः विभाजन का काम कैसे किया बताता हूं, 1 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। कि पहला विभाजन SC ST OBC को हिंदू के नाम पर मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ करके पहला उपवर्गीकरण भारत में संविधान के बाद किया गया। बाबा साहब के द्वारा किए हुए वर्गीकरण का, उपवर्गीकरण का पहला, हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के भारत के मूल निवासी मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला। ये पहला विभाजन था, पहला उपविभाजन था। दूसरा उपविभाजन जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत हमारे लोगों के यानी OBC और SC ST के बीच में किया गया, और SC ST OBC के बीच में भेदभाव और एट्रोसिटी एक्ट का सहारा लेकर के उन लोगों ने दूसरा विभाजन किया और OBC और SC ST के बीच में टकराव पैदा किया। ये दूसरा उपविभाजन था, ये दूसरा उपविभाजन था।
अब तीसरे उप विभाजन की बात आती है तो उन्होंने तीसरे उप विभाजन में एससी और एसटी को आपस में टकराने के लिए एक नया षड्यंत्र किया और उस नए षड्यंत्र का रिजल्ट आज हमें दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कि हम कितने सफल हुए या नहीं हुए, अभी भी हमारे पास में अवसर है, लेकिन दुश्मन ने जो खेल खेला था उस खेल में वो 90% सफल हो गया है, न ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने जो मंशा के तहत किया था वो मंशा उनकी पूरी हो गई है। आज आधे से ज्यादा लोग हमारे इस बंद के विरोध में खड़े हैं, तो वो वही तो करना चाहते थे और वही उन्होंने किया। अब इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा विभाजन, डिवाइड एंड रूल, कोई अंग्रेजों की नीति नहीं थी, अंग्रेजों ने तो इनसे सीखी थी, इनसे ही सीखी थी। डिवाइड एंड रूल पहला उन यहूदी ब्राह्मणों का षड्यंत्र है जिसके तहत हमें जातियां में बांटा गया है। जितनी जातियां मजबूत होगी इतना ही उच्च वर्ग जो तथाकथित युवा जो यहूदी ब्राह्मण है वो मजबूत होगा। ये फाइनल बात है, जाति खत्म वो खत्म। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जाति खत्म करके जो वर्ग का निर्माण किया गया वो वर्ग मजबूत ना हो, इसके लिए उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया। या वकील साहब ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया हुआ कोई अधिनियम भी नहीं है जो लागू होना ही जरूरी, ये एक फैसला है। क्या है? फैसला है। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता संविधान के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला जो होता है वो जजेस की मंशा के ऊपर होता है। उन जजेस की मंशा थी कि ऐसा किया जाए, उन्होंने अपनी सलाह एक फैसला दे दिया। अब सरकारें इनके ऊपर अमल करेगी। सरकारों को अगर अमल करना है तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन दाव क्यों खेला जाता है? सरकार, अभी कोई भाई कह रहा था 400 पार या कोई राजनीति का मामला नहीं है, मगर उनको पता है कि हम सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सत्ता से बाहर होते हुए जब दिखाई देते हैं तो वे लोग सत्ता में कायम रहने के लिए लोगों की सहानुभूति चाहते हैं और सहानुभूति उन्होंने 2018 में भी ली, क्योंकि 2019 का चुनाव सिर पर था। इसलिए उन्होंने 2018 का भी एक ऐसा ही षड्यंत्र पूर्वक फैसला जो एट्रोसिटी के एक्ट के खिलाफ दिलाया था, जिसका आंदोलन 2 अप्रैल 18 को हुआ था। और उसके बाद तुरंत ही केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लागू नहीं करेंगे और उसके खिलाफ अध्यादेश लाया गया। बस वही रास्ता यहाँ पर, ना तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहीं लागू होने वाला है, ना लागू होना जरूरी है, ना कोई दबाव है। उन्होंने एक अपना फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला आप लोगों के बीच में कैसे काम करता है? जैसा कि लिटरल एंट्री के खिलाफ आंदोलन चला और उसकी प्रतिक्रिया ये आई कि उन्होंने भर्ती 43 लोगों की निकाल करके रद्द 45 लोगों की निकाल करके रद्द कर दी। हमारे लोग खुश हो गए, देखो हमने रद्द कर दी, खुश हो गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? हो सकता है 1-2 दिन में ऐसा भी स्टेटमेंट दिला दे जो 8 बजे कोरोना में आके देते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू नहीं करेंगे और हमारी भोली भाली जनता कहेगी जय हो मोदी जी। किस प्रकार से वो षड्यंत्र करके आपकी सहानुभूति को लेते हैं ये आपको पता नहीं चलता। लेकिन साथियों, एक बात की हमने तो पूरी तरह से गांठ बांधी हुई है और आप भी गांठ बांध लीजिए कि हम हर हालत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल मालिक हैं, जो इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं, उन लोगों के आपस में बिखराव नहीं होने। निश्चित तौर पे कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपने आकाओं के जाल में फंस करके ऐसा कर सकते हैं या किया होगा, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें तो हमेशा हमारे समाज को सजग और सावधान करते रहना है और एकजुट बना करके रखना है। आज का कार्यक्रम भी पूरे देश में हो रहा है। यहाँ कुछ साथी कह रहे थे कि यहाँ पर लोग थोड़े कम आए, जो मैं कहता हूँ कि यही होना चाहिए। कई बार हम क्राउड को लाते हैं और क्राउड की वजह से 2018 में झेलना पड़ा, क्योंकि क्राउड के अंदर समझ नहीं होती।
क्राउड के अंदर मिशन नहीं होता, क्राउड के पास में जो है विवेक बुद्धि नहीं होती, जिसकी वजह से वे लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और उसमें फिर हमारे लोग फंस रहे हैं। आज बुद्धिजीवी लोग हैं, आज सारे कैडराइज लोग दिखाई दे रहे हैं। आज का मिशन हमारा बहुत बड़ा सफल रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बालोतरा में जो लोग आए हैं, इसके अलावा सिंधी में, पायला में, सड़ा में, पाटोदी में, कल्याणपुर में, सब जगह पर आज बंद का आह्वान है और सारे लोग वहां लगे हुए हैं। हम जानते थे कि जिला मुख्यालयों पे करने से ज्यादा अच्छा है हम गांव लेवल पे करें, और अब ये मामला गांव लेवल पर होने लगा है। इसलिए आप सभी साथी इस बात से कभी निराश और हताश ना हो। हम लोग सब मिलकर के इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पे ये फैसले बदलने पड़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कुछ करे, लेकिन बात एक आपको बताना चाहता हूं जिसके उद्देश्य से आया। हमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस को नहीं समझाना है, हमें सरकार में बैठे हुए उन मनवादियों को नहीं समझाना है, हमें हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाले लोगों को भी नहीं समझाना है, हमारे विरोध में जाने वाले हमारे समाज के लोगों को जरूर समझाना है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें खुद समझना है, हमें खुद समझना है। मैंने कहा है लोगों से और कहता रहा हूं, उलझने से ज्यादा बेहतर है समझना। उलझो कम और समझो ज्यादा। अगर आप समझ जाओगे तो उलझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम उलझते क्यों हैं? क्योंकि हम समझ नहीं पाते, इसलिए समझने की आवश्यकता है। आप सभी लोग समझेंगे। और आज का अभी जैसे प्रोग्राम है आगे चलने का, उस प्रोग्राम में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 4-5 दिन से लगातार पोस्टर भी डाल रहा हूं। ये डाल रहा हूं कि आपको सिर्फ अपनी नजरों और विवेक से देखना है कि मार्केट में किसकी दुकान खुली है और किसकी बंद है। अगर किसी की दुकान बंद है तो समझना है वो हमारा समर्थक है, और किसी की दुकान खुली है तो समझना है हमारा विरोधी। लेकिन उस विरोधी से भी हमें उलझना नहीं है, उसकी दुकान के आगे से हाथ जोड़ के निकल जाना है कि भैया आज हमारी बारी है, कल तेरी भी आएगी। जब तेरी आएगी तब कहना नहीं है, सिर्फ मन में हाथ जोड़ कर इशारा, बोलना नहीं। हमें तो पता लगना चाहिए यार, भावनाओं में होकर के कोई बंद नहीं करना चाहता, तब भी हम नट लेके बंद करवा रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन हमारा है कौन पराया? अगर अपने